विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा कथन है वो गलत है। आपको गलत कथन यहां से ढूंढना है। पहला है द प्लांट क्वारंटाइन एक्ट 1912 में आया था, पादप संरोधन अधिनियम 1912 में आया था। बी ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 में आया था, और यानी विनाशकारी कीट व नाशक जीवी या पीड़कनाशी अधिनियम 1914, और इंसेक्टिसाइड रूल है वो 1968 में आया था, कीटनाशी नियम। और डी ऑप्शन है इंडियन प्लांट क्वारंटाइन बिल है वो 2023 के अंदर आया था। ठीक है, भारतीय पादप संरोधन विधेयक 2023 में आया था। देखो, द प्लांट क्वारंटाइन एक्ट 1912 में ही आया था, लेकिन ये यूएसए का एक्ट था, ध्यान रहे। ये तो ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 में भारत में आया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये भी अपनी जगह सही है। यानी विनाशकारी कीट व नाशक जीवी अधिनियम 1914 को ही आया था। इंसेक्टिसाइड जो एक्ट है, अगर हम बात करें इंसेक्टिसाइड एक्ट की, किसकी बात करें, इंसेक्टिसाइड एक्ट की बात करें, एक्ट आपसे पूछ लेते तब तो आप बोलते कि 1968 में आया है। इसने आपसे पूछा है रूल, तो इंसेक्टिसाइड रूल कब आया था, 1971 में आया था। इंसेक्टिसाइड जो रूल है वो कब आया था, 1971 में आया था, 1971 में आया था। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। अगर आपसे कीटनाशी अधिनियम पूछा जाता, कीटनाशी अधिनियम, गौर करिएगा यहां पे, एग्जाम में आप इसी प्रकार की गलती करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने यही किया होगा भाई कि हमें पता है कीटनाशी अधिनियम 1968 में आया था। बिल्कुल आपको पता है कीटनाशी अधिनियम 1968 को आया था, लेकिन इसने इंसेक्टिसाइड रूल पूछा है, कीटनाशी नियम पूछा है जो 1971 के अंदर आया था, न कि इसने एक्ट पूछा है, इसने यहां नियम पूछा था, ध्यान रहे। नेक्स्ट है इंडियन प्लांट क्वारंटाइन बिल, भारतीय पादप संरोधन विधेयक 2023 में ही आया था। यह भी अपनी जगह ठीक है, सिर्फ हमें गलत स्टेटमेंट चाहिए था, वो कौन सा है, सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी। एक द प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर भी है, द प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, ये कब आया था, ये 2003 के अंदर आया था। कब आया था, 2003 के अंदर। द प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर को क्या बोलते हैं, पादप संरोधन विधेयक जो है, सॉरी विधेयक क्या, आदेश, पादप संरोधन जो आदेश है, हिंदी में भी लिख देता हूं, पादप संरोधन आदेश जो है, पादप संरोधन आदेश है, ये 2003 के अंदर आया था, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, द प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, ये 2003 में। और इंडियन प्लांट क्वारंटाइन बिल 2023 के अंदर, इंसेक्टिसाइड रूल 1971 में। इंसेक्टिसाइड एक्ट की बात कर लिया जाए, यानी कीटनाशी अधिनियम की बात कर लिया जाए, तो 1968 को था। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 को था, और द प्लांट क्वारंटाइन एक्ट है ये 1912 को था। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वीड वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, वीड शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। देखो भाई, कई सारे शब्द है आपके, जैसे मैं बात करूं, वीड है, टिलेज है, जीरो टिलेज है ना, मॉडर्न टिलेज है, उसके अलावा मैं बात करूं तो हो है ना, सीड ड्रिल है। ये सारे के सारे शब्द है, ये किसने दिए थे, जेथरो टूल ने दिए थे। और ये कौन सी भाषा के शब्द थे, एंग्लो सेक्सन भाषा के शब्द थे। कौन सी भाषा के शब्द थे, ये सारे के सारे एंग्लो सेक्सन भाषा के शब्द थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन है वो आपका राइट है। When man adds in its introduction such, जब मनुष्य इसके पुनर्स्थापन में सहायता करता है ना, तो ऐसे खरपतवार को क्या कहते हैं, वीड आर कॉल्ड एज, ऐसे खरपतवारों को क्या कहा जाता है। देखो, अगर कोई इंसान जानबूझकर किसी जर्म प्लाज्म को लेकर आता है, जैसे हरित क्रांति से पहले अपने क्या है, मैक्सिको से बोनी किस्में है वो भारत में लाई गई, तो वो इंट्रोडक्शन है, पुनर्स्थापन है। वो क्या है, इंट्रोडक्शन है, पुनर्स्थापन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कोई गलती से आ जाए तो उसको हम इंट्रोडक्शन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं ना। तो अब देखो, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन यानी कृत्रिम पुनर्स्थापन जो इंसान करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन न बोले, है ना, यहाँ पे खरपतवारों के फैलाव की बात हो रही है। नेचुरल इंट्रोडक्शन भी नहीं बोलेंगे जनरली, क्योंकि नेचुरल में तो किसी मीडिएटर का रोल ही नहीं होता है,
वो तो अपने आप ही होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कंफ्यूजन आपका ए ऑप्शन में हो सकता था और सी ऑप्शन में हो सकता था। जो जनरली क्या है, मानव के द्वारा खरपतवार फैले उनको एंथ्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है उन्हें? एंथ्रोफाइट्स बोला जाता है। जो मानव के द्वारा खरपतवार फैलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोफाइट्स। देखो, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन बोल सकते थे हम, कृत्रिम क्या है? पुरस्थापन। लेकिन मानव जानबूझ के खरपतवारों का इंट्रोडक्शन थोड़ी करता है ना। तो जो जानबूझ के इंटेंशनली किसी जर्म प्लाज्म को मानव के द्वारा लाया जाता है, तब हम उसके लिए इस वर्ड कौन सा यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन या कृत्रिम पुरस्थापन। तो ये तो अपने शब्द यूज करेंगे नहीं, क्योंकि मानव जानबूझ के समस्या नहीं ला रहा है। तो अगर कोई खरपतवार मानव के साथ फैल रहा है तो हम उसको एंथ्रोफाइट्स बोलेंगे, है ना, या एंथ्रोपोकोरी बोल देते हैं, एंथ्रोपोकोरी। एंथ्रोफाइट्स बोल देंगे या फिर अपने क्या बोल देते हैं? एंथ्रोपोकोरी बोल देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका आई राइट होगा। एंथ्रोपोकोरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोकोरी बोल देते हैं, या एंथ्रोफाइट्स जो मानव के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। और जो अपने आप ही आते हैं, है ना, तो अगर कोई भी जर्म प्लाज्म अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह कैसे भी करके हवा के साथ कैसे भी पहुंच गया है, तो वो नेचुरल इंट्रोडक्शन है। नेचुरल इंट्रोडक्शन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर कोई मानव लेके आता है जर्म प्लाज्म को एक भूगोलिक क्षेत्र से दूसरे भूगोलिक क्षेत्र के अंदर, तब हम उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन, कृत्रिम पुरस्थापन। इसके भी कई प्रकार होते हैं, वो जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तब की बात है। एपीफाइट्स क्या होता है? एपीफाइट्स का देखो, इसका राइट आंसर तो सी है। एपीफाइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं, सिर्फ उगते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी इनकी जड़ें वातावरण में लटकती रहती हैं। ये पानी, पोषक तत्व वगैरह सब वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पौधों को आप एपीफाइट्स बोलते हैं ना। ये जो होस्ट प्लांट है, पर्पस से इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जीरो है, लेकिन इसको उगने के लिए जगह मिल गया है तो इसको तो फायदा है। तो 0+ का इंट्रोडक्शन है। एक देखो, परजीवी होता है। परजीवी जब किसी दूसरे पौधे पर उगता है, पैरासाइट प्लांट जो होता है, तो वो होस्ट प्लांट का परपोसी पौधे के जाइलम में अपने जाइलम सेट कर लेता है और उसी के फ्लोएम में अपने फ्लोएम, और इसी से भोजन पानी लेता है। तो पैरासाइट प्लांट यानी परजीवी पौधे के केस में तो क्या होता है? होस्ट को नुकसान होता है और जो पैरासाइट है उसको फायदा होता है। वहां तो माइनस+ का इंट्रैक्शन होता है। लेकिन एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं सिर्फ जो दूसरे पौधे पर सिर्फ उगते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उन्हें एपीफाइट्स बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जैसे आम पर ऑर्किड का उगना। जैसे आम पर ऑर्किड का उगना सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है वो राइट है। अब देखो, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए, है ना। इंग्लिश में भी है और उधर हिंदी में भी है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट हमें देखना है कौन सा है। स्टेटमेंट फर्स्ट ये कह रहा है कि मैक्सिकन पॉपी सीड आर्जिमोन मैक्सिकाना सीड कर्स विद द मस्टर्ड सीड कॉज डेथ एंड ब्लाइंडनेस ऑफ पीपल। मैक्सिकन पॉपी यानी आर्जिमोन मैक्सिकाना को सरसों के बीज के साथ कुचलने से लोगों की मृत्यु और अंधापन हो जाता है। जब सरसों का तेल निकालते हैं और उसमें सत्यानाशी के बीज होते हैं और वो क्रश हो जाते हैं, यानी उनका भी एक्सट्रैक्ट है वो उस तेल में मिल जाता है, तो उसके खाने से हमारे अंदर अंधापन होता है और ड्रॉपसी विकार होता है। 1998 की दिल्ली की घटना आपने सुनी होगी। ड्रॉपसी के कारण बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, बस एक तो क्या है, डेमो मिल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्लस हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन तो करवाना ही है, जिससे आपको और ज्यादा अधिक जानकारी हो जाएगी। स्टेटमेंट सेकंड, पहला तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम। मिल्क फ्रॉम द एनिमल फीड ऑन द मैक्सिकन पॉपी वीड कैन कॉज द ग्लूकोमा इन ह्यूमंस। अगर किसी पशु ने मैक्सिकन पॉपी सत्यानाशी खा लिया है और उसका दूध अगर मानव पी लेता है तो उसमें ग्लूकोमा रोग होता है। बिल्कुल सत्य बात है, दूसरा स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है। स्टेटमेंट तीसरा देख लेते हैं। पार्थेनियम पॉइजनस ईवी और कॉमन रैगवीड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड स्किन एलर्जी। पार्थेनियम, पॉइजनस ईवी और उसके अलावा कॉमन रैगवीड जो है, ये श्वसन समस्या और त्वचा की एलर्जी पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो एमपीआरएयू में भी आया था। ये क्वेश्चन तो सीधे का सीधा एमपीआरएयू में भी आया था, तीसरे स्टेटमेंट वाला। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, हमें तो गलत स्टेटमेंट देखना था। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? कोई सा भी गलत है ही नहीं, कोई सा भी इनमें से गलत है ही नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए
नेक्स्ट अपने बात करें फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहां फिर इस बार सही स्टेटमेंट देखना है, पिछले में गलत था, इस बार हमें सही स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट पहला ये कह रहा है कि वाइड राइस इन राइस इज एन एग्जांपल ऑफ रॉगवीड, यानी चावल में जंगली चावल रोग खरपतवार का एक उदाहरण है, विनाश अवांछनीय खरपतवार का एक उदाहरण है। चावल में जंगली चावल का होना रोगवीड का एक उदाहरण है। पहला स्टेटमेंट ये देखो, पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है। कैसे गलत है? रोगवीड कब अपने फाइंड करते हैं, रोगवीड का पता कब लगाते हैं? जब आप बीज उत्पादन के लिए एक किस्म लगा रहे हैं, किसी फसल की एक किस्म लगा रहे हैं, जैसे गेहूं की सोनालिका लगा रहे हैं, उसमें गेहूं की दूसरी किस्म का बीज आ जाए, यानी जैसे कल्याण सोना का बीज आ जाए, तो वो रोगवीड है, वो अवांछनीय खरपतवार है। यहां तो चावल में कौन आ गया? जंगली धान आ गया। तो अब ये एक ही फसल की दूसरी वैरायटी नहीं है, ये तो जाति ही दूसरी आ गई है ना भाई। तो ये ऐसा नहीं है, तो ये रोगवीड नहीं होगा। रोगवीड तब होता है जब एक किस्म में दूसरी किस्म का बीज आ जाता है, और वो भी सीड प्रोडक्शन के दौरान ही अपने इसे खरपतवार मानते हैं। अब आप खाद्यान्न उत्पादन के लिए गेहूं लगा रहे हैं, उसमें एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा आ जाए और उसका बीज उसके अंदर मिक्स हो जाए, दूसरी किस्म का बीज आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाद्यान्न के अंदर। लेकिन बीज उत्पादन करते हो तो वहां आनुवांशिक अशुद्धि पैदा करता है, वो जेनेटिकल इंप्योरिटी पैदा करता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक नहीं, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, ये जो ये जो वाइल्ड राइस है ना, जंगली धान है, ये तो एब्सोल्युटली वीड है। कैसा वीड है? एब्सोल्यूट, यानी निरपेक्ष खरपतवार है। ये रोग वीड नहीं है, एब्सोल्यूट वीड है। कैसा वीड है? एब्सोल्यूट वीड है, यानी निरपेक्ष खरपतवार है, पक्का खरपतवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने बात करें स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? क्रॉप वीड कंपटीशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। देखो, फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा हमेशा नकारात्मक होती है ना। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा हमेशा नकारात्मक होती है, सकारात्मक कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती, है ना। अभी खरपतवार फसलों पे कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? नेगेटिव, मतलब हम कह ही रहे हैं नुकसान पहुंचा रहा है। खरपतवार वीड है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, फायदा थोड़ी करता है। तो पॉजिटिव रिलेशन, एक फसल जब दूसरी फसल को फायदा पहुंचा रही है, एक पौधा जब दूसरे पौधे को फायदा पहुंचाता है, तब क्या है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहां तो पूरे का पूरा रिलेशन ही कैसा होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा भाई। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। द क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन में बी इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक। फसल खरपतवार प्रतियोगिता अंतरजातीय व अंतःजातीय हो सकती है। अंतरजातीय व अंतःजातीय हो सकती। देखो, एक तो ये बोल रहा है, हमें सही स्टेटमेंट देखना था। एक तो ये बोल रहा है कि इंटरस्पेसिफिक, जो फसल और खरपतवार के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है वो इंटरस्पेसिफिक हो सकती है। इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है अलग। इंटरस्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो अलग अलग जातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो सकती है। जैसे अपने बात करें जई और जंगली जई, एक ही वंश के हैं, बस जाति अलग अलग है, तो कंपटीशन है ना। तो ये इंटरस्पेसिफिक हो सकता है। कैसा हो सकता है? इंटरस्पेसिफिक हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक का मतलब एक ही जाति के मध्य। इंट्रास्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? एक ही जाति के मध्य, एक ही जाति के मध्य। अब देखो, एक ही जाति के मध्य प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकती है? एक ही स्पीसीज के बीच में प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकती है? जैसे अब ट्रिटिकम एसिटियम है, ट्रिटिकम एसिटियम की दो किस्मों में प्रतिस्पर्धा कैसे मान सकते हैं? दोनों ही किस्में क्या व्यावसायिक लगाई जाती है, वीड थोड़ी है दोनों किस्में। लेकिन अभी अभी हमने क्या बात की? रोगवीड, यानी अवांछनीय खरपतवार। जब आप क्या है बीज उत्पादन के लिए एक वैरायटी लगाते हैं और उसमें दूसरी वैरायटी का सीड आ जाता है, तो हम उसे वीड ही तो कंसिडर करते हैं। तो जो इंटरस्पेसिफिक होता, इंट्रास्पेसिफिक जो होता है अंतः, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतः। जो इंट्रास्पेसिफिक होता है यानी अंतःजातीय जो होता है, इंट्रास्पेसिफिक अंतःजातीय, ये बहुत कम केस के अंदर वीड होता है, लेकिन होता तो है। बहुत कम केस के अंदर वीड होता है, लेकिन होता तो है ना। इसलिए ये बहुत रेयर चांसेस देखने को मिलता है, ये बहुत रेयर चांसेस देखने को मिलता है, लेकिन होता तो है सिर्फ सीड प्रोडक्शन के केस में। तो हम स्टेटमेंट थर्ड को सही मानेंगे। किसको मानेंगे? स्टेटमेंट थर्ड को। और हमें यहां पे क्या है?
सही आंसर ढूंढना था, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। पहला तो गलत है, दूसरा गलत है, और तीसरा कैसा है, सही है। और ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वहां डी ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज होता तो हम विचार करते भाई ये बात भी गलत है, क्योंकि जनरली क्या है, खरपतवार किसी दूसरी ही जाति का होगा, खुद की जाति का नहीं होगा, सेम स्पीसीज का नहीं होगा। सिर्फ रोगवीड के केस में ही क्या होता है, सेम स्पीसीज का होता है, सेम जाति का होता है, ठीक है। तब तो हम सोचते, लेकिन यहां नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, भी ऐसा तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि जो सही है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिया, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फिर हम अब इस ऑप्शन के आधार पे अगर सही करें, भी मैंने कुछ यहां पे पुराने पेपरों के क्वेश्चन भी डाले हैं, तो वहां पे हमें कॉमन सेंस भी लगाना होगा कि हमारा उत्तर क्या जाएगा। तो अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भी इंटरस्पेसिफिक क्रॉस तो हमने क्या है देखा है, सॉरी इंटरस्पेसिफिक क्रॉस क्या, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन तो देखा है, यानी अंतरजातीय अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा तो हमने देखी है। किसमें देखी है, जंगली जई और जो अपने जई लगाते हैं खेत में, तो एक तो एविना फतुआ है, और दूसरी कौन सी है, एविना करके बहुत सारी है ना। तो अब जनरली क्या है, इनके बीच तो हम प्रतिस्पर्धा देख रहे हैं, तो अंतरजातीय तो हो सकती है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन तो हो सकता है, लेकिन इंट्रास्पेसिफिक तो सिर्फ और सिर्फ जिस समय आप सीड प्रोडक्शन के लिए क्रॉप लगाते हैं, उस समय जो रोगवीड मानते हैं उसी को प्रतिस्पर्धा मान सकते हैं, बाकी तो होती ही नहीं है। लेकिन वैसा ऑप्शन ही नहीं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट यहां पे। चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच वन हैज द पोटेंशियल टू डिस्प्लेसिंग पार्थेनियम स्पीसीज। देखो किसमें पार्थेनियम जाति को विस्थापित करने की क्षमता है, यानी पार्थेनियम की संख्या को कम करने की क्षमता है। ऐसा कौन सा इनमें से पौधा है जो पार्थेनियम की संख्या को कम कर सकता है, गाजर घास की संख्या को कम कर सकता है। पाराग्रास है, या पेनिकम परपुरेंसेंस है, अल्फा अल्फा यानी रिजका है, और मेरीगोल्ड यानी गेंदा है। गेंदे की फूल की जगह गेंदा ही होना चाहिए था, ठीक है। चलो इतना तो चल जाता है। पाराग्रास है, या फिर पेनिकम पुरपेरसेंस है, और अल्फा अल्फा यानी रिजका है, या गेंदा है। भी इनमें से ऐसा कौन सा है जो जनरली क्या है, पार्थेनियम यानी गाजर घास, या जिसको आप कांग्रेस घास बोलते हैं, उसको प्रतिस्थापित कर सके, उसको कम कर सके, तो वो कौन सा है, मेरीगोल्ड है। मेरीगोल्ड जनरली क्या है, आप देखते हो कि सूत्रकृमि की पॉपुलेशन को भी क्या करता है, कम करता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो टमाटर के अंदर फ्रूट बोरर जो होता है, फल भेदक होता है, उसको भी क्या करता है, कम करता है। चलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पेराक्वाट इज अ टाइप ऑफ हर्बिसाइड। पेराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है। अब पेराक्वाट के लिए आपने बहुत सुना है कि पेराक्वाट जो होता है, जब खेत में कोई फसल नहीं होती है तब हमें क्या करना चाहिए, पेराक्वाट का उपयोग करना चाहिए। अब खेत में फसल नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, सभी को मारता है। तो अब नॉन सेलेक्टिव है, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन नॉन सेलेक्टिव वाले तो कई सारे ऑप्शन है आपके, डी तो पहले से ही गायब हो गया। जो पेराक्वाट है वो नॉन सेलेक्टिव है, अचयनात्मक है। पेराक्वाट है वो कैसा है, नॉन सेलेक्टिव है। तो ए तो हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। उसके बाद ध्यान दे, ये फोलिएज एप्लीकेशन पौधों पर छिड़कने के काम का है। अब इसमें सोयल एप्लीकेंट लिखा हुआ है, यानी मर्दा अनुप्रयुक्त, तो मर्दा अनुप्रयुक्त नहीं है भाई, ये मर्दा अनुप्रयुक्त नहीं है, ये सिर्फ कैसा है, फोलिएज अप्लाइड है। फोलिएज अप्लाइड का मतलब पर्णस्क्रिय है ना, तो नॉन सेलेक्टिव है, फोलिएज अप्लाइड पर्णस्क्रिय यानी पौधे के ऊपर छिड़का जाता है। और कैसा है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, जितने हिस्से के संपर्क में आता है उसे ही खत्म करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, अपने को 100 क्वेश्चन पार कर रहे हैं भाई। नॉन सेलेक्टिव, फोलिएज अप्लाइड और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। नेक्स्ट अपने बात करें, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुने। अब सही कथन ढूंढना है तो ए ऑप्शन है, एनागेलिस एंड चिनोपोडियम आर ऑब्लिगेट वीड्स। एनागेलिस और चिनोपोडियम जो है विकल्पी खरपतवार है। विकल्पी खरपतवार जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉपलैंड के अंदर उगते हैं। दूसरा ऑप्शन है, साइपर्स इज ए ग्रास। देखो पहला तो ठीक है भी, जो एनागेलिस और जो बथुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे उगते हैं, ये सिर्फ फसली क्षेत्र में उगते हैं, पहला ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, साइपर्स इज ए ग्रास वीड, घास नहीं है, ये एक सेज है। साइपर है वो क्या है, घास नहीं है, एक सेज है। घासें पोएसी में आती है और जो सेज है वो साइप्रेसी में आता है, तो ये साइप्रेसी का है। ये घास नहीं है, सेज है, ध्यान रखिएगा। मोटा दिखने में घास जैसा दिखता है, लेकिन घास का तना गोल होता है, इसका ट्रायंगुलर होता है। स्टेटमेंट 3, पद्मा राइस वेराइटी इन बाला राइस वेराइटी इज एग्जांपल ऑफ रिलेटिव वीड।
रिलेटिव यानी बाला चावल किस्म में पद्मा चावल किस्म सापेक्ष खरपतवार का उदाहरण है। एक किस्म में दूसरी किस्म का बीज आना रोग वीड होता है, अवांछनीय खरपतवार होता है। सापेक्ष खरपतवार नहीं होता है, रिलेटिव वीड होता है, एक फसल में दूसरी फसल का पौधा आ जाना, जैसे गेहूं में सरसों का उग जाना। तो स्टेटमेंट तीसरा भी गलत है। सिर्फ सही स्टेटमेंट हमें देखना था। सही स्टेटमेंट कौन सा है? केवल पहला जो स्टेटमेंट है वही आपका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच वन इज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड फॉर व्हीट? निम्न में से कौन सा गेहूं की खड़ी फसल में देने वाला शाकनाशी है? गेहूं में जितने भी आप हर्बिसाइड देते हो, शाकनाशी देते हो, सारे के सारे पोस्ट इमरजेंस है, चाहे वो 2,4-D है, चाहे वो आइसोप्रोटोयूरान है, चाहे सल्फोसल्फोयूरान है। तो राइट आंसर यहां पे आपका क्या बनेगा? डी ऑप्शन है वो आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वीड मैच्योर एट द सेम टाइम एंड हाइट अलोंग विथ क्रॉप ड्यू टू देयर सिमिलर साइज एंड शेप is that of crop seed may unknowingly harvest the weed also and add in the dispersal of weed seed. Such weed are called। खरपतवार फसल के साथ साथ एक ही समय और ऊंचाई पर पकते हैं। फसल के बीजों के समान आकार और आकृति के कारण मनुष्य अनजाने में खरपतवार की कटाई भी कर लेता है और खरपतवार के बीज के फैलाव में सहायता करता है। यानी जब दोबारा उस फसल को भी देखो, साथ ही लगता है, साथ ही वृद्धि करता है, साथ एक जितनी हाइट लेता है, साथ में ही पकता है, साथ में ही कट जाता है और अगली बार फसल लगाएंगे फिर साथ में उग जाएगा। ऐसे खरपतवार को क्या बोलते हैं? नोक्सियस वीड। देखो नोक्सियस वीड नहीं होगा। नोक्सियस वीड तो वो होता है जिसके बारे में कोई सरकारी संस्था या उसका ऑथराइज्ड पर्सन, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसका ऑथराइज्ड पर्सन है, वो ये बोल दे कि ये पारिस्थितिकी के लिए यानी इकोलॉजी के लिए, ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य के लिए, एनिमल हेल्थ पशु स्वास्थ्य के लिए या सॉइल के लिए मृदा के लिए बहुत नुकसानदायक और उसका नियंत्रण करना मुश्किल है। तो ऐसे खरपतवार को आप विनाशकारी खरपतवार या नोक्सियस वीड बोलते हैं। ऐसा तो इसने पूछा ही नहीं है। माइक्रोक्लाइमेटिक वीड ऐसा वीड होता है जो किसी विशेष परिस्थिति के अंदर ही उगता है और किसी दूसरी परिस्थिति में नहीं उगेगा। जैसे कासनी हमेशा बरसीम के साथ ही उगता है, चिकोरियम इंटीबस हमेशा बरसीम के साथ ही उगता है। ऐसा भी इसने नहीं पूछा है। ऑब्जेक्शनेबल वीड जिसके बीज फसली बीज जैसे हो, सिर्फ बीज, जिसके बीज या तो दिखने में या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी में, अपेक्षिक घनत्व में, है ना, किसके जैसे हो? फसली बीज जैसे हो। इस वजह से फसली बीज से अलग नहीं किए जा सकते, उन्हें ऑब्जेक्शनेबल वीड या आपत्तिजनक खरपतवार। इसने कहा है कि बीज दिखने में ऐसे हो, लेकिन इसने कहा साथ ही उगे, साथ ही पके, उतनी ही हाइट रखे, वो पैरामीटर पूरा हो आपत्तिजनक में, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा खरपतवार जो फसल के साथ ही उगे, उसी के साथ वृद्धि करे, उसी के साथ वानस्पतिक वृद्धि, उसी की जितनी हाइट, उसी के साथ परिपक्वता आए, उसी के साथ कट जाए और अगली बार उसी के साथ आ जाए, यानी जो किसी क्रॉप इकोलॉजी का हिस्सा ही बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट स्वीट्स बोलते हैं, उपग्रह खरपतवार बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। जो किसी क्रॉप इकोलॉजी का, फसल पारिस्थितिकी का हिस्सा बन जाए वो सैटेलाइट स्वीड होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट, यानी खरपतवार का निरोधक उपाय कौन सा है, यानी बचाव करने वाला उपाय क्या है जो संक्रमण से बचाए? खरपतवार कानूनों का प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट ऑफ वीड लॉ, जो खरपतवार के कानून है उनको लागू किया जाए। बिल्कुल भाई, जैसे बाहर से कोई भी फसल आती है उसके साथ खरपतवार का बीज मिक्स होकर ना आ जाए, बाहर से कोई भी फसल आती है उसके साथ खरपतवार का बीज मिक्स होकर ना आ जाए, तो कानून तो लागू होने चाहिए। जैसे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट आपने पढ़ा, द क्वारंटाइन ऑर्डर पढ़ा, उसके अलावा द इंडियन क्वारंटाइन बिल पढ़ा, तो ये सब लागू होने चाहिए, तो खरपतवार हमारे खेत तक नहीं पहुंचेगी। पहला तो ठीक है। यूज ऑफ वेल रोटेड मैन्योर, अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का उपयोग करें। बिल्कुल अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज ऑफ वेल रोटेड मैन्योर, अच्छी तरह सड़ी हुई खाद का उपयोग। अब देखो, अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद नहीं होगी तो उसमें कोई खरपतवार का पौधा होगा या खरपतवार का क्या होगा, बीज होगा, वो सड़े गलेगा नहीं, है ना, सड़े गलेगा नहीं। अब वो सड़े गलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है आप सीधी उस खाद को दे दोगे तो वो खेत में फिर से समस्या पैदा करेगा या नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है, सड़ी गली खाद नहीं दोगे तो फैल जाएगा। सड़ी गली खाद तो बीज या उसके जो भी वानस्पतिक वाद है सड़ गल चुके हैं, अब उस खाद का आप खेत में उपयोग करोगे तो वो नहीं फैलेगा, संक्रमण नहीं होगा। दोनों ही ठीक है। वीडिंग प्रिवेंशन नहीं है, वीडिंग निरोधात्मक नहीं है। आप खेत में खरपतवार वीडिंग कब करेंगे, निराई गुड़ाई कब करेंगे? जब खरपतवार आ जाएगा। तो ये कंट्रोल है। वीडिंग क्या है? एक कंट्रोल होता है। वीडिंग एक प्रिवेंशन नहीं होता, बचाव नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एट्राजीन, पेंडामेथालिन, ब्यूटाक्लोर्स, थायोबेंजोकार्प और प्रिटिलेक्लोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। एट्राजीन, पेंडामेथालिन, ब्यूटाक्लोर,
क्योबेनकारप और प्रिटिलोक्लोर और इसके उदाहरण हैं। सबसे पहला प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कौन सा होता है? बुआई के बाद में, लेकिन उगने से पहले, बुआई के बाद में और उगने से पहले जो देते हैं, ठीक है, बुआई के बाद में और उगने से पहले देते हैं। प्री प्लांट हर्बिसाइड या प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन भी बोल देते हैं, पीपीआई जिसको बोल देते हैं, पीपीआई, है ना। तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन या प्री प्लांट हर्बिसाइड क्या होता है? जो बुआई से पहले दिया जाता है। और ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है, किस प्रकार के होते हैं? पीपीआई प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? पीपीआई प्रकार के होते हैं। पूर्व पादप निगम शाकनाशी, पीपीआई। पोस्ट इमरजेंस जो खड़ी फसल में देते हैं। ले बाई एप्लीकेशन, ले बाई एप्लीकेशन कटाई के कुछ समय पहले ही देते हैं, कटाई के कुछ समय पहले ही देते हैं, फसल की कटाई के कुछ समय पहले ही देते हैं, जैसे गन्ना और कपास के अंदर देते हैं, गन्ना और कपास के अंदर है वो देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्री प्लांट हर्बिसाइड है वो बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्रोमिनेंट इंस्टेंट ऑफ बायोकेमिकल मिमिक्री बेस्ड क्रॉप एसोसिएटेड वीड अंडर इंडियन पर्सपेक्टिव इज। हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय प्रेक्षय में जैव रसायन आधारित फसल संबंधी खरपतवार का पहला उदाहरण है, या नकलची खरपतवार का पहला उदाहरण। देखो दिखने में तो नकलची होते ही होते हैं, बहुत सारे खरपतवार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जिसका बायोकेमिकल भी क्या है, फसल का बायोकेमिकल और वीड का बायोकेमिकल एक जैसा है। इस प्रकार का पहला नकलची खरपतवार कौन सा था? तो ये था गेहूंसा, गेहूं में फेल्योरिस इन वीट, यानी गेहूं में फेल्योरिस माइनर, यानी गेहूं का जो गेहूंसा है। अब गेहूंसा का और गेहूं का जो बायोकेमिकल है वो एक जैसा है। नेक्स्ट अपने बात करें, सक्सेसफुल वीड मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन। सफल खरपतवार प्रबंधन किस पर आधारित होता है? नॉलेज ऑन वीड बायोलॉजी। खरपतवार जीव विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो आप खरपतवार का नियंत्रण कर पाएंगे। सर्वे ऑन द नेचर ऑफ वीड प्रॉब्लम। खरपतवार समस्या की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए भाई, खरपतवार है वो किस प्रकार की जो समस्या है वो पैदा करता है। फुल फार्म प्लानिंग, पूरे खेत की आपके पास योजना होगी, तभी तो आप निराई गुड़ाई का या पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हर्बिसाइड डाल रहे हैं, वो सब आपके पास प्लान होना चाहिए। रिमूवल ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले खरपतवार निकालना। तो ये सब चीजें होगी तभी हम खरपतवार का सफलतापूर्वक नियंत्रण है वो कर पाएंगे। राइट आंसर है वो डी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करते तो मजा आ जाता, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ द सीड इन पर प्लांट ऑफ वीड। खरपतवार के प्रति पौधे में बीज की संख्या के लिए कौन सा कथन गलत है? एमरेंथस में 1,96,000 बीज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ में 72,000 होते हैं, बिल्कुल सही है। परचोलिका में 1,93,000 होते हैं, बिल्कुल सही है। गलत इनमें से कोई सा भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है हर्बिसाइड कंजप्शन पैटर्न इन वर्ल्ड। विश्व में हर्बिसाइड कंजप्शन का पैटर्न क्या है? हर्बिसाइड सबसे ज्यादा, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद फंजीसाइड, बिल्कुल ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा शाकनाशी काम में लेते हैं, जितने पेस्टिसाइड लेते हैं उसका 45% शाकनाशी लेते हैं, उसके बाद कीटनाशी और उसके बाद कवकनाशी। तो विश्व में तो ये सिनेरियो है, इसका राइट आंसर तो ए है। लेकिन भारत में पूछ ले भी पीड़कनाशियों का उपयोग है वो किस सीक्वेंस में होता है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, उसके बाद फंजीसाइड, कवकनाशी और उसके बाद शाकनाशी। कुल पीड़कनाशियों का 8% ही हर्बिसाइड यूज होता है, यानी कुल पेस्टिसाइड का 8% ही हर्बिसाइड, यानी कुल पीड़कनाशियों का 8% ही शाकनाशी इस्तेमाल होते हैं। बट यहाँ राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अपने चले, ए लोअर LD50 इज इंडिकेटिव्स ऑफ। न्यूनतम LD50 लिथिल डोज 50 का सूचक है। देखो भाई, लिथिल डोज जितनी कम होती है उतना ही ज्यादा क्या है, पदार्थ वो पीड़कनाशी जो पेस्टिसाइड होता है वो विषाक्त होता है। LD50 जितना ही कम होगा उतना ही क्या होगा कि वो विषाक्त होगा, और LD50 जितना ज्यादा होगा उसकी विषाक्तता क्या होती है, उतनी ही कम देखने को मिलती है। तो LD50 लोअर LD50 यानी कम LD50 होने का मतलब क्या है? विषाक्तता है, टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम 2,4-D यूज इन इंडिया इन। भारत में पहली बार 2,4-D का उपयोग हुआ। देखो विश्व में तो सबसे पहले हर्बिसाइड के रूप में 2,4-D का उपयोग 1944 में हुआ, लेकिन भारत में सबसे पहले 2,4-D का यूज जो है वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, विच फ्रेंडली इंसेक्ट वाज यूज्ड टू कंट्रोल ऑफ साइप्रस रोटेंडस इन इंडिया। भारत में साइप्रस रोटेंडस यानी बोथे की बात हो रही है कि नियंत्रण करने के लिए कौन सा मित्र कीट है वो उसका इस्तेमाल किया गया था।
देखो भारत में यूज किया गया था सूट बोरिंग मोथ, है ना, सूट बोरिंग मोथ। भारत में मोथा है उसके कंट्रोल के लिए क्या यूज किया गया था, सूट बोरिंग मोथ है उसका इस्तेमाल किया है। राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। मोस्ट हार्मफुल वीड ऑफ व्हीट इज, गेहूं का सर्वाधिक हानिक खरपतवार कौन सा है, हानिकारक। देखो गेहूं का नकलची जो खरपतवार है और सैटेलाइट वीड है वो तो है गेहूं सा, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो फील्ड बिन वीड, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, हिरनखुरी बोलते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी भी बोल देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो राइट है। और आपको पता हो तो ये गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार भी है, यानी ऑब्जेक्शनेबल वीड भी है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है विच वन सेमी रूट पैरासाइट वीड ग्रो ऑन मेज, मक्के पर कौन सा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार नासी सॉरी किस कौन सा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है वो उगता है। तो देखो सेमी रूट पैरासाइट यानी अर्ध जड़ परजीवी कौन सा है जी, एक तो है विचेज वीड, विचेज वीड को आप स्ट्राइगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्राइगा, या फिर आप इसको बोल देते हैं रुखड़ी। ये मक्का ज्वार बाजरा गन्ने पर उगता है ना, सोरगम मिलेट और मेज और सुगर केन पर उगता है, सेमी रूट पैरासाइट है। रूम रेप आप जानते हैं किसको बोलते हैं, ओरोबैंकी को बोलते हैं, ये सोलेनेसी और क्रूसीफेरस पर उगता है। सोलेनेसी में मेनली तंबाकू पर उगता है और क्रूसीफेरस में मेनली सरसों पर उगता है। फिर दिया हुआ है लोरेंथस, तो लोरेंथस जो है भाई ये उगता है एक तो आम पर एक रबर पे, सेमी स्टेम पैरासाइट है, ये टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, पूर्ण जड़ परजीवी है। ब्रूम रेप जो है यानी जिसको आप ओरोबैंकी बोलते हैं। सोलेनेसी में तंबाकू पे सबसे ज्यादा, सभी सोलेनेसी पे उगता है लेकिन सबसे ज्यादा तंबाकू पे, सभी क्रूसीफेरी पे उगता है लेकिन क्रूसीफेरी में सबसे ज्यादा सरसों पे। टोटल रूट पैरासाइट है यानी पूर्ण जड़ परजीवी है। लोरेंथस की बात की जाए तो अर्धतना परजीवी है, सेमी स्टेम पैरासाइट है, आम पे रबर पे प्लांटेशन क्रॉप में जिसमें स्पेशली चाय और कॉफी पर और रबर पर। डोडर जिसको आप अमरबेल बोलते हैं, और ये कंप्लीट स्टेम पैरासाइट या टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, पूर्ण तना परजीवी होता है। फसलों में तो ये सबसे ज्यादा रिजके को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा बरसीम पर भी उग सकता है और होस्ट रेंज इसकी बहुत है, नीम पे उग सकता है, बेर पे उग सकता है, ऐसे करके बहुत लंबी चौड़ी इसकी होस्ट रेंज है, लेकिन फसलों में सबसे ज्यादा ये रिजका को नुकसान पहुंचाता है, डोडर जिसको आप अमरबेल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ए ऑप्शन था, स्ट्राइगा यानी रूखड़ी। नेक्स्ट अपने बात करें एप्लीकेशन ऑफ वोलेटाइल केमिकल ऑन कन्फाइंड स्पेस टू प्रोड्यूस गैस दैट विल डिस्ट्रॉय वीड सीड इज कॉल्ड, गैस उत्पन्न करने के लिए सीमित स्थानों पर वाष्पशील रसायन का अनुप्रयोग जो खरपतवार के बीजों को नष्ट कर देगा उसे कहते हैं। देखो ऐसा होता है, मिट्टी में इसको मिक्स करते हैं, मिट्टी में टिलेज भूपरिष्करण करते हैं, फिर मिट्टी में इस शाकनाशी हर्बिसाइड को मिक्स कर देते हैं, ऊपर पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। अब धूप की वजह से इसमें जहरीली गैस बनती है ना, मतलब धुआं बनता है, और जिसकी वजह से वीड के सीड है वो खत्म हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं धूमन यानी फ्यूमिगेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, यही पूछा गया था। हर्बिगेशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सिंचाई जल के साथ अगर आप उर्वरकों को देते हैं तो वो क्या होता है, फर्टिगेशन, और सिंचाई जल के साथ यानी इरिगेशन वाटर के साथ अगर आप हर्बिसाइड देते हैं तो उसको बोलते हैं हर्बिगेशन। बैंड एप्लीकेशन क्या होता है, फसलों के बीच में आप लगातार कोई भी रसायन देते हैं, है ना, ऐसे एक पट्टी में लगातार रसायन दे देते हैं, उसको बैंड एप्लीकेशन बोलते हैं। ब्लैंकेट एप्लीकेशन का मतलब होता है पूरे खेत में आप किसी चीज का स्प्रे करते हैं, यानी ऐसा नहीं कुछ हिस्से को छोड़ दिया कुछ पे कर दी, कुछ पौधों को छोड़ दिया कुछ पे कर दी, नहीं, कंटिन्यू सभी पौधों पे करते हैं तो उसे ब्लैंकेट एप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन जो पूछा गया था उसका राइट आंसर क्या है, फ्यूमिगेशन है यानी धूमन है। देखो भाई आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिडक्शन इन यील्ड ड्यू टू वीड इज हाई इन, यानी खरपतवारों से सर्वाधिक नुकसान कौन सी फसल में होता है। नुकसान बोले तो देखो किसी फसल को जितने भी पेस्ट है उनसे टोटल जो नुकसान हो रहा है उसमें से वीड से नुकसान सबसे ज्यादा किसको होता है, अनियन को होता है, प्याज को होता है। प्याज में जो कुल लॉस होता है ना, टोटल लॉस होता है उसका 90.7% वीड से हो जाता है, तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, वीड से। उसके बाद हम एग्रोनॉमी क्रॉप में बात करें तो एग्रोनॉमी क्रॉप में आपको कॉटन में देखने को मिलता है, कॉटन में 47% के लमसम हो जाता है, 47.5। सुगर बीट चुकंदर ये तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप आ जाती है, इसमें 48.4% टोटल लॉस का होता है, इसका टोटल लॉस का होता है। मेज के अंदर बात करें तो मेज में यही आप देखोगे 20 से 30% तक है वो किससे लॉस हो जाता है, वीड से लॉस हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़े, कल्टीवेशन ऑफ वाटर चेस्टनट, जिसको आप ट्रेपा बिस्पोनोसा बोलते हैं, इज अबंडेंट इन इंडिया ड्यू टू,
सिंघाड़ा की खेती भारत में किसके कारण छोड़ दी गई? अरे भाई, सिंघाड़ा की खेती है वो जनरली जलकुंभी के प्रभाव की वजह से छोड़ दी गई, क्योंकि जलकुंभी ज्यादा फैल जाता है, इस वजह से सिंघाड़ा को पनपने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। तो हम राइट आंसर क्या मानेंगे? इकोरिनिया। इकोरिनिया को आप क्या बोल देते हैं? वाटर हाइसिंथ, या फिर क्या बोल देते हैं? जलकुंभी। अब जलकुंभी के प्रकोप की वजह से भारत के अंदर क्या है, सिंघाड़े की खेती है उसको करना कम कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सॉइल विच रिक्वायर हाई डोज ऑफ हर्बिसाइड टू बी इफेक्टिव इज। किस प्रकार की मिट्टी में शाकनाशी की उच्च खुराक की आवश्यकता पड़ती है? भाई, जो कार्बनिक मिट्टी होती है, हिस्टोसोल होती है ना, उसके अंदर क्या है, हमेशा ही पेस्टिसाइड की ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर पेस्टिसाइड दे रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है, जनरली ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है जो केमिकल के इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Which of the weed act as alternate host on the gram caterpillar of red gram? कौन सा खरपतवार अरहर के ग्राम कैटरपिलर के लिए वैकल्पिक मेजबान के रूप में कार्य करता है? अल्टरनेट होस्ट तो जानते होंगे आप। देखो, एक तो होता है भी कोई भी कीट है जिस पौधे पे लगता है वो मुख्य उसका होस्ट है, मुख्य पोषक प्रपोषी है। मान लो वो प्रेजेंट नहीं होता है और उस केस के अंदर वो क्या है, किसी दूसरे पौधे पर अपना काम चलाता है, तो उसको अल्टरनेट होस्ट बोलते हैं। काम चलाता है, जैसे ही उसका मेन होस्ट आएगा, मुख्य प्रपोषी आएगा, वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा वापस। तो यहां अल्टरनेट होस्ट पूछा गया है। तो अल्टरनेट होस्ट है वो जनरली किसका? देखो भाई, ग्राम कैटरपिलर का। किसका? अरहर में लगने वाला जो ग्राम कैटरपिलर है वही पॉलीफेगस है भाई, सीधी सी बात है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की बात हो रही है। तो इसका एमरेंथस भी अल्टरनेट होस्ट है और धतूरा भी अल्टरनेट होस्ट है। तो राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है वो राइट है। चौलाई और धतूरा दोनों ही अरहर के ग्राम कैटरपिलर के अल्टरनेट होस्ट है, यानी एकांतर प्रपोषी का काम करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? स्टेटमेंट पहला क्या बोल रहा है? For weed control in pulse and oilseed crops, fluclorin used as a pre-plant emergence and pendimethalin used as a pre-emergence। दालों और तिलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरिन है वो तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में, और पेंडामेथालिन है वो प्री इमरजेंस के रूप में काम में लिया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? फॉर वीड कंट्रोल इन पल्सेज एंड ऑयल सीड क्रॉप, क्लोडिनेटॉप्स एंड क्विजाला टॉप्स यूज एज ए पोस्ट इमरजेंस। दालों और तिलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्लोडिनेटॉप्स और क्विजोलोटॉप्स एक पोस्ट उद्भव के रूप में काम करते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करें दालों में और तिलहनी फसलों में, इवन सब्जियों में और फूलों में भी, जो फ्लूक्लोरिन है वो तो पीपीआई के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में, और पेंडामेथालिन है वो प्री इमरजेंस के रूप में ही काम में लिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर तिलहनी फसलों में और दलहनी फसलों के अंदर और बीजीय मसालों में क्लोडिनेटॉप और क्विजालोटॉप है, ये पोस्ट इमरजेंस के रूप में ही काम में लेते हैं। और यहां कौन सा कथन सही है? सही बताना था तो दोनों ही अपनी जगह क्या है, सही है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। नेक्स्ट है, डाईयूरान हर्बिसाइड यूज इन विच क्रॉप? डाईयूरान जो हर्बिसाइड है वो मेनली कौन सी फसल में काम में लेते हैं? डायूरेन तो वैसे ही कॉटन हर्बिसाइड के रूप में जाना जाता है। किसमें काम में लेते हो? कॉटन के अंदर, और इसको बोलते ही अपने क्या है, कॉटन हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं, है ना। सबसे ज्यादा डायूरान इसी के अंदर काम में लिया जाता है। विच वन इज बेस्ट पॉलीथीन फॉर मल्चिंग? मल्चिंग के लिए सबसे अच्छी पॉलीथीन कौन सी है? मल्चिंग के लिए सबसे बढ़िया, देखो, लो डेंसिटी पॉलीथीन भी काम में लेते हो, लाइनर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन भी काम में लेते हो, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन भी काम में लेते हो। ये तीन प्रकार की पॉलीथीन है वो आप मल्चिंग के काम में लेते हैं। लेकिन मल्चिंग व पॉली हाउस ग्रीन हाउस के लिए, है ना, मल्चिंग पॉली हाउस ग्रीन हाउस के लिए और नर्सरी की जो नर्सरी के लिए जो पॉली बैग होती है, पॉलीथीन्स होती है, उनके लिए लाइनर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन यानी रेखीय कम घनत्व वाली पॉलीथीन है वो ही सबसे बढ़िया होती है। राइट आंसर बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा।